यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु। तो ये सेशन है आपका पेडागोजी स्पेशल बैच के अंदर, सेकंड सेशन है, दूसरी क्लास है। एक टॉपिक हमने अभी परसों कंप्लीट किया था, कल कुछ नेटवर्क इशू के कारण क्लास बीच में बंद हो गई। तो पहला जो चैप्टर था वो था व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी क्या है ना। साइकोलॉजी क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेथड्स इसमें या टेक्निक्स कौन सी हैं विकास को या बेसिकली स्टडी करने की व्यक्ति को, है ना। ये सारी बातें हमने की थी। अलग अलग लोगों ने क्या क्या इसके ऊपर थॉट दिए हैं, डेफिनेशन क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ये सारी बातें हमने परसों समझी, परसों के लेक्चर में। मतलब मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान स्टडी करता है आपके मन को, आत्मा को, इटेमोलॉजिकली वैसे बना है। और जो हमारे अनुभव हैं, जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हमारा मेंटल स्टेट है, उसको स्टडी करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, ये जो साइकोलॉजी के सारे फंडे हैं इनको एजुकेशन में अप्लाई करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक हो गई बात, कोई परेशानी इस बात में नहीं है। ठीक। अब बात ये आती है, ये जो साइकोलॉजी है इसके कुछ संप्रदाय रहे होंगे, इसके कुछ स्कूल्स रहे होंगे, है ना। इसके कुछ संप्रदाय हैं, यानी अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, अलग अलग विचारधाराएं रखने वाले लोग साइकोलॉजी में हैं। जहां से इस बार अगर आप एस्टेट का एग्जाम उठाएंगे, दिल्ली का जो सबॉर्डिनेट टीचिंग का एग्जाम होता है वो उठाएंगे, है ना, या कहीं और कोई भी आप एग्जाम उठाते हैं, देखने को आपको यहाँ से 102 नंबर में क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो एक बार समझेंगे कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या कहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और जो हमने पढ़ा साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और टेक्निक्स के बारे में, वो कितना काम का था या हमें आगे कैसे हेल्प करेगा। बिल्कुल ये जो बैच है ये कंप्लीट आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा, है ना। क्योंकि जो टॉपिक्स हैं ये ऑलमोस्ट बेस से लेकर के हम और एडवांस तक चल रहे हैं। ठीक है बात, ठीक है बात। एक बार आप लोग ज्वाइन कर लो। हाँ, और अगर मैं बात करूं आपके नोट्स की, जिन लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया है, एडमिशन बहुत सारे हो गए, बहुत खुशी की बात है। जल्दी ही, मतलब कोशिश ये है कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगले हफ्ते से आपको कोशिश रहेगी कि नोट्स मिल जाएं। तो साइकोलॉजी का प्रॉपर नोट्स आपको ये मिल जाएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी हो चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, है ना। आपके डायग्राम्स वगैरह को कोशिश की है कि आसान भाषा में समझाई जाए चीज़ें। चाहे फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि डेवलपमेंट शुरू होगा उस पर बात करेंगे। ठीक, तो नोट्स कुछ इस तरह के रहने वाले हैं और इनको हिंदी में भी ये मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ नोट्स इस तरह के रहेंगे, कुछ जो मैं पीडीएफ के थ्रू पढ़ाती हूँ वो भी रहेंगे, कुछ चैप्टर्स में जहाँ डायरेक्ट पीडीएफ भी दी जाएगी। ठीक है बात। तो कुल मिलाकर के ये नोट्स और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। और अगर बात करूँ क्वेश्चन एक्सरसाइजेस की, जो प्रैक्टिस शीट्स हैं उन पे भी डिस्कशन हम वीक में एक बार जरूर करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है समझ के प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कितने नोट्स आपके बने हुए हैं कोई देखने नहीं आ रहा, आपके दिमाग में परमानेंट हो जानी चाहिए चीज़। ठीक है बात, ठीक है बात या नहीं। बिल्कुल रीड के लिए हेल्पफुल है। तो हमने बात की थी लास्ट क्लास में कि व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें एक बात निकल करके आई थी कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी करने वाला विज्ञान है। किसको, मन को या आत्मा को। ऐसा यूनान में यानी ग्रीक में इनिशियली जब साइकोलॉजी फिलॉसफी का हिस्सा थी, दर्शन शास्त्र का हिस्सा थी, तब से माना जाता रहा है, या इसका इटोमोलॉजी है ये। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे दीपक। ये बात क्लियर है, कोई परेशानी है ना। अगर ऐप चलाने में कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी हेल्पलाइन है उस पर। सैड नहीं यार, मेरी तबीयत थोड़ी आजकल ढीली चल रही है काफ़ी टाइम से ही। देखो, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन को हमने समझा साइकोलॉजी की, साइकी प्लस लोगोस से मिलकर के बना है, जिसमें साइकी का मतलब है सोल या फिर माइंड, और लोगोस का मतलब था स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोल या फिर माइंड, मन का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। जो ये शब्द है, जनरली ये बात निकल करके आती है कि पहली बार जो इस्तेमाल किया वो रुडोल्फ गोकल ने किया 1590 में, जो कि एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1506 में ये जो वर्ड है निकला किससे है, तो लैटिन भाषा के साइकोलॉजिया से निकला हुआ है। ये जो साइकोलॉजिया का पहला प्रयोग था ये मार्को मेरुलिक ने किया 1506 में। 1506 में साइकोलॉजिया का पहला प्रयोग। सामान्य तौर पे कहा जाता है कि साइकोलॉजी का पहला प्रयोग या साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग
ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि रुडोल्फ गोकल ने किया 1590 में। ठीक है बात, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये रुडोल्फ गोकल ही है आपके सामने। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब साइकोलॉजी के कुछ संप्रदाय हैं, यानी मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं। जब से साइकोलॉजी शुरू हुई, दर्शन शास्त्र से हटके अपने आप में एक डिसिप्लिन बना, अपने आप में एक सब्जेक्ट बना, और जिसकी शुरुआत हमने बात की थी कि विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंट, पिक्चर में आप देख भी पा रहे होंगे, संरचनावाद के संस्थापक मान लीजिए आप इनको। संरचनावाद बेसिकली इन्हीं का थॉट था, लेकिन जो नाम है संरचनावाद वो किसने दिया है? इनके ही शिष्य एडवर्ड टिचनर ने, ईबी टिचनर कहते हैं। इस बार एस्टेट में एक क्वेश्चन आया, हु इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? तो इस केस में कई लोगों ने रटा हुआ है, बिल्कुल कई सारे इंस्टीट्यूट्स की किताबों से भी, कि फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म तो ईबी टिचनर हैं। टिचनर ऑप्शन में भी नहीं था, रीजन है उसका। फादर कौन है? ये है टिचनर ने उसको प्रोपाउंड किया है, नाम दिया है स्ट्रक्चरलिज्म। अगर विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं होता तब आप टिचनर के साथ चले जाते, टिचनर ऑप्शन में ही नहीं था। तो टिचनर ने बेसिकली, विलियम वुंट ने जो ये संप्रदाय बनाया स्ट्रक्चरलिज्म, जिसपे बात की, उसको एक तरीके से डिफाइन किया या नाम दिया। तो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म में विलियम वुंट, और वुंट ना मिले तो ईबी टिचनर, दोनों एक साथ नहीं देगा ऑप्शन में। तो ये एक बेसिक बात है, रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि विलियम वुंट ने इस थॉट को शुरुआत की और ईबी टिचनर इनके शिष्य थे, तो उन्होंने उस चीज को और बढ़ावा दिया या कुछ चीजों को थियराइज किया, नाम दिया। ठीक है बात। स्ट्रक्चरलिज्म एक स्कूल है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, संप्रदाय है मनोविज्ञान का, जो सबसे पुराना है, ये कह सकते हैं संरचनावाद। इसमें एक मेथड इस्तेमाल होता है, जिस मेथड को हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि विधि, ये देख लेना इसमें स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो तो। ठीक, अंतर्दृष्टि में क्या है? बेसिकली आप खुद में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, इन सबको ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्टिवली। ठीक, इतनी बात क्लियर है? पंकज, सुबह से शाम तक बहुत सारे मेल आते हैं, मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कोशिश करूंगी फिर भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो एक सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड कैसे है? सब्जेक्टिव मेथड है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैंने तो ये इंट्रोस्पेक्ट किया, मैंने तो ये सोचा, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया अपने थॉट्स को, है ना। तो सब्जेक्टिव है, सभी के लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जैसा मैं किसी चीज के बारे में अनुभव करती हूँ, जरूरी नहीं है आप भी वैसा करें। तो इंट्रोस्पेक्शन एक सब्जेक्टिव मेथड है, बट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स, सबसे पुराने मेथड्स में से एक है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक, अंतर्दर्शन कह सकते हैं हम इसको। विल्हेम वुंट ने पहली लेबोरेटरी 1879 में कहा? लिप्जिग, जर्मनी, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है ये बात। स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कहा जाता है। अब स्ट्रक्चरलिज्म है क्या? संरचनावाद ये मानता है कि जो माइंड है, जो मन है, उसकी जो संरचना है उसको समझा जा सकता है टुकड़ों में तोड़ करके, हिस्सों में विभाजित करके। जैसे कि जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जिसकी वजह से आप लगभग सभी काम कर पा रहे हैं, आप चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, वो सब आपकी चेतन मन में, या मन को तो जोड़ना गलत होगा, यहाँ मन की बात बाद में हुई है, बट आपकी चेतना में है, आपकी कॉन्शियसनेस में है, जिसकी वजह से आप डेली एक्टिविटीज कर पाते हैं, वर्ल्ड में या जो आप आसपास अपने एनवायरमेंट में एक मीनिंग मेकिंग कर पाते हैं। ठीक है बात। तो इन्होंने कहा जो कॉन्शियसनेस है या जो ब्रेन है, जो माइंड है, उसके स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है कि वो किस चीज को देख करके, किस स्टिमुलस को देख करके, या किन चीजों पे वो कैसे सोचता है, कैसा फील करता है, कैसा उसको अनुभव होता है। इन बातों पे चर्चा की जा सकती है स्ट्रक्चरलिज्म में, कि जो कॉन्शियसनेस या स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड है उनको तोड़ तोड़ करके देखा जाए। मान लीजिए आप एक एप्पल ही देख रहे हैं, एक सेब को देख रहे हैं, तो उसकी संरचना देख पाए, इसकी शेप कैसी है, राउंड है या कैसी शेप है, ये जूसी हो सकता है, ये आपको उसके स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है ना। उसका कलर क्या है, ये स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने फोकस किया मेंटल स्ट्रक्चर्स पे या फिर माइंड के या कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर्स पे, जिसकी वजह से लोग अनुभव करते हैं, सोच पाते हैं चीजों को। ठीक है बात, ये बात क्लियर हुई? मार्गरेट वॉशबर्न, अभी हमने बात की थी ईबी टिचनर की। तो स्ट्रक्चरलिज्म से दो लोग जुड़े हुए हैं, एक तो है विल्हेम वुंट, और दूसरा जिन्होंने नाम दिया स्ट्रक्चरलिज्म को या आगे इसमें स्टडीज की,
वो हैं ईबी टिचनर, जो विल्हेम वुंट के ही शिष्य थे। ईबी टिचनर, हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ईबी टिचनर। ठीक, तो टिचनर ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड पे काम किया, स्ट्रक्चरलिज्म पर काम किया। कई बार आपको नाम की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चरलिज्म किससे संबंधित है, आप कहेंगे टिचनर या फिर विल्हेम वुंट। इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी दोनों से आप जोड़ पाएंगे। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म की बात की, अब ईबी टिचनर के बारे में हमने पढ़ा। ईबी टिचनर जो कि शिष्य थे किसके, विल्हेम वुंट के, उनकी स्टूडेंट रही हैं कौन, मार्गरेट वॉशबर्न। मार्गरेट वॉशबर्न जो पहली महिला बनी पीएचडी अर्न करने वाली साइकोलॉजी में, यानी मनोविज्ञान में पहली पीएचडी अर्न की या प्राप्त की किसने, मार्गरेट वॉशबर्न ने। 1894 में इन्होंने एक बुक भी लिखी, जिस बुक का नाम है द एनिमल माइंड। द एनिमल माइंड। ठीक, क्लियर है ये बात। बेसिकली इनसे पहले भी एक महिला थी, विटन कॉल्किंस, जिनके पास ये पूरी क्या कहें एलिजिबिलिटी थी, उन्होंने पूरा काम किया था कि उनको पीएचडी की डिग्री मिलती, बट हार्वर्ड ने, क्योंकि वो महिला थी, तो उनको इनकार कर दिया पीएचडी की डिग्री देने से। तो उनकी बात अभी हम आगे करेंगे। हालांकि वो एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी की हेड बनी बाद में वहां, है ना। वो विलियम जेम्स की छात्रा थी, ये कह सकते हैं हम। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। ये याद रखने वाली चीजें हैं, कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली दिल्ली के एग्जाम्स में ऐसा होता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ लेते हैं कई चीजें, पता होगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट समुदाय आता है साइकोलॉजी का। देखो, याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है SFPBGCH। तो ये 8 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अगर आप याद रख पा रहे हैं, 7 ही हैं बेसिकली, इसके बाद भी अगर आप C लगा दें कंस्ट्रक्टिविज्म तो 8 हो जाएंगे। ठीक, तो ये तरीका है याद रखने का सीक्वेंस में, कि पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर फंक्शनलिज्म आया, फिर साइको एनालिसिस, फिर आपका ये बिहेवियरिज्म, फिर गेस्टाल्टवाद, ये इस तरीके से चीजें आई। तो देखो, फंक्शनलिज्म की यदि हम बात करें तो ये दूसरा स्कूल हुआ। इसके फादर हैं विलियम जेम्स, जिनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत, जो 1890 में इन्होंने लिखी थी, और 100 साल से भी ज्यादा तक भी ये फेमस है आज भी। ठीक, हाँ, नोट्स हिंदी में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। फंक्शनलिज्म की यदि बात की जाए तो फंक्शनलिज्म एक तरीके से ऑपोजिट है, या काउंटर करता है, या अटैक करता है किसको, स्ट्रक्चरलिज्म को, संरचनावाद को। देखो, जैसे जैसे नए थॉट्स आते हैं, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं नई नई रिसर्च के साथ। ठीक, तो फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद ये फंक्शन पे फोकस करेगा। ये कहता है ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है माइंड का, सब बढ़िया है, लेकिन उस स्ट्रक्चर से ज्यादा ये जरूरी है कि वो ह्यूमंस को डेली लाइफ में कैसे फंक्शन करने देता है, कैसे हम एक्टिविटीज कर पाते हैं, कैसे हम सेल्फ रेगुलेट कर पाते हैं खुद को, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। यानी माइंड का फंक्शन इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर से ज्यादा, ऐसा कहते हैं कौन, फंक्शन क्या है इंपॉर्टेंट है, ऐसा विलियम जेम्स कह रहे हैं। ऑपोजिट में किसके, स्ट्रक्चरलिज्म के। स्ट्रक्चर क्या है वो तो ठीक है, आप चेतना के हिस्सों को, माइंड के हिस्सों को स्ट्रक्चर में डिवाइड करके पढ़ लीजिए, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, ये फंक्शन क्या है ना। वो जो सेब आप खाएंगे, जो एप्पल है उसकी शेप कैसी है, कलर कैसा है, जूसी है नहीं है, बट वो अंदर जाके फायदा क्या करेगा, दैट इज फंक्शनलिज्म। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही थी तो वो स्ट्रक्चरलिज्म। ये पेन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ऐसा इसका कैप है, प्लास्टिक यूज हुई है, अंदर इंक भरी है, लेकिन फंक्शन क्या है इसका, कि ये चल सकता है। तो इन्होंने फंक्शन पे फोकस की, कि डेली लाइफ में माइंड को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे माइंड फंक्शन करता है, इस चीज पे फोकस था किसका, विलियम जेम्स का, फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद में। तो ये इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया स्ट्रक्चरलिज्म को, और कहा स्ट्रक्चर से ज्यादा जरूरी है फंक्शन ब्रेन का। ठीक है बात, तक ओपन रहेंगे यार, कोशिश तो रहेगी कि अभी रहें और 5-10 दिन, है ना। बाकी अगर ओवर होता है तो फिर ये आप कॉल करके एक बार पूछ लीजिएगा। देखिए, मैरी विटन कॉल्किंस, फेब्रुअरी ओपन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैरी विटन कॉल्किंस विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी, जैसे ईबी टिचनर की स्टूडेंट थी कौन, वॉशबर्न। विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी मैरी विटन कॉल्किंस, जो 14th प्रेसिडेंट बनी एपीए की। एपीए क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को एपीए कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी किसी तो एग्जाम में, टीचिंग के ही, है ना। एपीए क्या है, एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल, उल्टा बोल दिया है,
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, है ना। देखो लिख ही देती हूँ। एपीए की यदि बात की जाए, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, ठीक। तो ये बात हुई एपीए की। इन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का परिचय, ठीक। पहली महिला प्रेसिडेंट थी किसकी? एपीए की, एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी, पहली फर्स्ट वुमेन। नेक्स्ट स्कूल आता है आपका साइको एनालिसिस, इसके फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड। अच्छा एक और चीज, जो मनोविज्ञान के जनक कह दिया जाता है यानी साइकोलॉजी के फादर, वो विल्हेम वुंट को जनरली कहा जाता है। कई कई जगह आपको एरिस्टोटल मिलेगा। अगर ऑप्शन में सिंपल दिया हुआ है विल्हेम वुंट, आप विल्हेम वुंट के साथ जाएंगे। विल्हेम वुंट नहीं है, आप एरिस्टोटल लगा सकते हैं। ये बेसिकली सब्जेक्टिव है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो वुंट के साथ हम जनरली जाते हैं। और अगर मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर पूछ ले, जो अभी करंट में अगर हम बात करें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो विलियम जेम्स को कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। साइको एनालिसिस की यदि हम बात करें, मनोविश्लेषणवाद की, तो इसके जनक हैं, इसके फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, वियना के, यूरोप में है वियना, ऑस्ट्रिया में है वियना, और जो कि यूरोप का हिस्सा है ऑब्वियसली, ठीक। तो सिगमंड फ्रॉइड क्या थे? जनक हैं किसके? मनोविश्लेषणवाद के, साइको एनालिसिस के। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हमारा बिहेवियर है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा निर्धारित होता है किससे? हमारे अनकॉन्शियस से। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई कि भाई एक है चेतन मन, यानी कॉन्शियस ब्रेन, जिससे मैं अभी वर्ड्स यूज कर रही हूं, आप लोग सुन पा रहे हैं, लिख रहे होंगे, ये सब कॉन्शियस ब्रेन का हिस्सा हुआ, चेतन मन। दूसरा है आपका सबकॉन्शियस, जो आप नींद में कई बार होते हैं, है ना, कई बार आपको चीजें याद नहीं आ रही होती हैं, बीच की स्थिति है, अवचेतन मन। तीसरा है अनकॉन्शियस, जो अचेतन है, जिस तक आप पहुंच नहीं सकते, लेकिन वही अचेतन मन आपके बिहेवियर को ज्यादातर गाइड करता है या आपको ड्राइव करता है। मोटिवेशन का कारण वही है, उसमें छिपी हुई डिजायर्स हैं, और उन डिजायर्स में भी इन्होंने सेक्सुअल डिजायर्स पे ज्यादा फोकस किया है कि वो ड्राइव करती हैं आपको, है ना। 3 स्टेट्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने बताया इद, ईगो और सुपर ईगो कैसे काम करते हैं। इद हिस्सा होता है अनकॉन्शियस का, इनकी थियोरी हम पढ़ेंगे तब ये चीजें ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ईगो जो है वो रियलिटी से या कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, सुपर ईगो टोटली आपका कॉन्शियस है। एनालिसिस ऑफ फॉरगेटफुलनेस, इन्होंने यही पाया कि लोग चीजें भूलते कैसे हैं, क्यों हैं, कई बार हम मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका क्या कारण है, लोगों के जोक्स और उनके ड्रीम्स या क्या बताते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली इन्होंने मन के विश्लेषण के थ्रू बिहेवियर को समझने की कोशिश की कि व्यवहार या जो भी हमारी डिजायर्स हैं, मोटिव्स हैं, वो कहां से आ रहे हैं। तो वो अनकॉन्शियस से आ रहे हैं, वो अचेतन से आ रहे हैं। तो मन का विश्लेषण किया किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। इसको साइको डायनामिक भी कह दिया जाता है, साइको डायनामिक, साइको डायनामिक, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान, विलियम जेम्स। ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? बॉय या मेल चाइल्ड का माता के प्रति अट्रैक्शन, ओडिपस। इलेक्ट्रा है गर्ल चाइल्ड के लिए, फादर के प्रति अट्रैक्शन। इरोस और थैनेटोस की बात की, इनको ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा 2 तरह के इंस्टिंक्ट हैं, 2 तरह की वृत्तियां हैं हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, है ना। इरोस का मतलब है लाइफ इंस्टिंक्ट, यानी जीवन वृत्ति। आप जीना चाहते हैं, आप खुश होना चाहते हैं, आप एंजॉय करना चाहते हैं, ये सब क्या है? लाइफ इंस्टिंक्ट है। हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं, ये लाइफ इंस्टिंक्ट है। इरोस कहते हैं इसको। इरोस होटल्स की भी, इवन आपकी टीवी पे भी चैनल्स वगैरह हैं। मतलब क्या है उसका? लाइफ इंस्टिंक्ट, ठीक, लाइवली है। थेनेटोस है, हमारे अंदर एक डेथ इंस्टिंक्ट भी है, मतलब हमारा एक हिस्सा नेगेटिविटी की तरफ भी इंक्लाइंड है अगर देखा जाए तो, है ना, जो हमें डेथ की तरफ भी झुकाता है, जिसमें लोग खुद को नुकसान भी पहुंचाते हैं। स्मोकिंग हुआ, ड्रिंकिंग हुआ, डिप्रेशन है, ये सब डेथ इंस्टिंक्ट हावी होने की वजह से कह सकते हैं हम। इरोस और थेनेटोस 2 इंस्टिंक्ट हैं। इरोस लाइफ इंस्टिंक्ट, थेनेटोस डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक हो गई बात। यूट्यूब पर डेली क्लास चलेगी, जैसे चलती है, बैच में चलेगी 5 दिन क्लास, यूट्यूब पे चलती है ऑलमोस्ट 7 दिन क्लास। तो इस बात को लेकर के कई लोग बिना मतलब के अफवाहें फैलाते रहते हैं, है ना। चलती यूट्यूब पे चीजें मतलब
ये तो पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, इतना लाइफ तो कहीं और होता ही नहीं। बिहेवियरिज्म की यदि हम बात करें तो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, बिहेवियरिज्म है व्यवहारवाद। अभी 9:30 भी मिलेंगे, हम आज डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस जो होगी वो यूट्यूब पर ही होगी। ठीक, देखो बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। क्या है व्यवहारवाद? व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। इन्होंने 1912 में बिल्कुल खारिज कर दिया किसको, साइको एनालिसिस हो, स्ट्रक्चरलिज्म हो, फंक्शनलिज्म हो। इन्होंने कहा कुछ माइंड चेतना ये वो कुछ नहीं है, सिंपल फोकस करो व्यवहार पे। क्योंकि कॉन्शियसनेस को स्टडी कैसे करोगे, क्योंकि मन को अध्ययन कैसे करोगे, मन को मापा तो जा नहीं सकता कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो इन्होंने फोकस किया किस पे, व्यवहार पे, और व्यवहार में भी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर पे। ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर पे, यानी जिसको मापा जा सके ऐसा व्यवहार। अगर हम बात करें तो इन्होंने फोकस किया है, हाँ सीटेड बिल्कुल क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। देखो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे इन्होंने कहा मन की, चेतना की, फलाने की कोई स्टडी नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है जो व्यवहार में दिखे, जिसको मेजर कर सकें, जिसको माप सकें, वो व्यवहार जिसको मापा जा सके, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल बिहेवियर पे जेबी वॉटसन ने फोकस किया। कंडीशनिंग की ये बात करते हैं, और कंडीशनिंग के थ्रू, यानी अनुबंधन कहते हैं उसको, कंडीशनिंग एक तरीके की आदत डलवा देना ब्रेन को कि आप मजबूर हो जाएं वही चीज रिपीट करने पर, या किसी चीज के प्रति डर, या कोई एक तरह की हैबिट। जैसे वॉटसन ने क्या किया, वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। बेसिकली आइवन पावलोव जो थे, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे बात की है, उनसे क्या थे, ये प्रभावित थे। ठीक, तो फाइनली ये पहले मनोवैज्ञानिक बने अपने आप में जिन्होंने प्रॉपर तरीके से फिर कंडीशनिंग में बात की। ठीक, अगर कंडीशनिंग की बात करें तो जेबी वॉटसन कहते हैं कि एक बच्चा था लिटिल एल्बर्ट नाम का। किसकी बात कर रहे हैं हम, वॉटसन की बात कर रहे हैं, वॉटसन की बात कर रहे हैं। और वॉटसन क्या है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, यानी व्यवहारवाद के जनक हैं, व्यवहारवाद के जनक हैं। ठीक, अगर बात की जाए वॉटसन की तो 1912 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इन्फेंट्स, मतलब मुझे आप क्या दो, 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो शैशवावस्था के, जो नवजात शिशु हों, और मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं कंडीशनिंग करके, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं, चोर, डॉक्टर, सिपाही, जो आप चाहें। मतलब ये कहते हैं कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं है इनके लिए, ये बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करके, कंडीशनिंग करा के किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू, है ना। तो गिव मी अ डजन, इनका स्टेटमेंट है, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स and I can make them whatever you want. A policeman, an advocate, साइंटिस्ट, जो आप चाहें, या चोर, कुछ भी। ठीक, तो इन्होंने कहा कंडीशनिंग करके कुछ भी बना सकते हैं हम, किसी को भी। ऐसा कौन कह रहे हैं, जेबी वॉटसन कह रहे हैं। ठीक, ऐसा जेबी वॉटसन कह रहे हैं। ठीक, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर इन्हीं की हम बात करें तो इन्होंने इनका एक एक्सपेरिमेंट फेमस है लिटिल एल्बर्ट, एल्बर्ट पर। लिटिल एल्बर्ट, एल्बर्ट एक बच्चा था 11 महीने का, ठीक है, 11 मंथ ओल्ड चाइल्ड, या इन्फेंट कहेंगे। ये इनका बच्चा था कि नहीं था ऐसी कोई जिक्र है नहीं, कई लोग कह देते हैं इन्हीं का बच्चा था, बट वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि इन्फेंट। ठीक, इन्होंने कंडीशनिंग की, उसके अंदर भय पैदा किया। ये वॉटसन ही हैं जो कहते हैं जन्म से ही 3 इमोशन हमारे अंदर पाए जाते हैं, फियर यानी भय, एंगर यानी क्रोध, और लव यानी प्रेम। तो ये 3 इमोशन जन्म से हमारे साथ होते हैं। ठीक है ये बात। लिटिल एल्बर्ट का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ये जो छोटा बच्चा था इसको व्हाइट रैट
वाइट चीजों से डर बिठा दिया, लाउड नॉइज से डर बिठा दिया इस बच्चे में। जैसे ही ये किसी भी सॉफ्ट चीज को टच करता, मान लीजिए एक व्हाइट कलर का रेट ही है, उसको टच करे, सॉफ्ट टॉय को टच करे, एक पीछे से बहुत ही भयानक आवाज आती और बच्चे में डर बैठ गया कि जैसे ही वो टच करता था तो एकदम से पीछे से बहुत लाउड नॉइज आता था। अब नॉइज से हमें डर लगता है। बच्चे की कंडीशनिंग हो गई कि वो हर एक सॉफ्ट टॉय से या फर वाली चीजों से डरने लग गया। हालांकि ये जो जेबी वॉटसन की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने काउंटर कंडीशनिंग करके इस डर को बाद में निकलवा दिया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कंडीशनिंग की वजह से इन्होंने एक डर भर दिया किसमें, उस बच्चे के अंदर जो सिर्फ 11 महीने का था। तो कंडीशनिंग में क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है ना। भाई स्टिमुलस क्या था यहाँ, उद्दीपक जो हमें कोई प्रतिक्रिया देने पे बाधित करे। अभी कल परसों ही हमने डिस्कस किया था उद्दीपक को। तो यहाँ स्टिमुलस था वो लाउड नॉइज, और रिस्पॉन्स क्या है, उसका डर, उसका पीछे हटना। ठीक है बात। तो ये बेसिक सी